नमस्ते। साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और इंटरेस्टिंग भी है और इस टॉपिक के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी भी है। और ज़रूरी क्यों है कि जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि ये बात करना क्यों ज़रूरी है। आपने दो मूवी देखी होंगी या उन मूवीज़ के बारे में सुना होगा। एक का नाम है बर्फी और दूसरे का नाम है माई नेम इज़ खान। और दोनों के जो मुख्य जो किरदार हैं, मैं अभी इस टॉपिक को लेकर बात कर रहा हूं कि मुख्य किरदार दो हैं। बर्फी में है प्रियंका चोपड़ा और माय नेम इज खान में है शाहरुख खान। दोनों ही बड़े लाजवाब एक्टर हैं। यदि आप दोनों की एक्टिंग उन मूवीज में देखें तो आपको लगेगा कि थोड़े से वो अलग हैं, वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि आप थोड़ा सा इमेजिन करें, वो शाहरुख खान जो माय नेम इज खान में थोड़ा सा आंखें नीची करके बात करते हैं, या प्रियंका चोपड़ा जो बहुत ही अलग तरीके से उसमें किरदार निभाती हैं, आपको बिल्कुल देखकर पता चलेगा कि हाँ साहब, ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ अलग हैं, ये कुछ स्पेशल हैं। और आज उन्हीं स्पेशल लोगों की बात करने वाले हैं, क्योंकि केवल मूवीज में नहीं बल्कि सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे किरदार हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये दिक्कत होती है। और उस दिक्कत का नाम कहें कि उस बीमारी का नाम कहें या उस प्रॉब्लम का नाम कहें, उसका नाम है ऑटिज्म। ऑटिज्म, आप उसको, कुछ लोग कहते हैं ऑटिज्म, कुछ लोग कहते हैं ऑटिज्म, आप किसी भी नाम से उसको समझ सकते हैं। ऑटिज्म का अगर हिंदी आप देखें तो होता है स्वलीनता, भी कुछ कहते हैं, आप स्वपरायणता भी कहते हैं, या आत्मविमोह भी कहते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से इसको नाम से पुकारते हैं, लेकिन बहुत फेमस नाम एक ऑटिज्म है और एक स्वलीनता है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कि तंत्रिका विकास से संबंधित बीमारी है। जब आपका न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब कि जो नर्वस सिस्टम है उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, तब ऑटिज्म होता है। और इस ऑटिज्म का एक नाम और भी है जिसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो एक बहुत ही बड़े एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है लियो कैनर। और इन लियो कैनर ने सबसे पहले ऑटिज्म बच्चों की पहचान की थी, या आप ये मान के चलें कि ऑटिज्म किसके नाम से या किन विद्वान ने इसको ज्यादा डिटेल में बताया था, तो उनका नाम था लियो कैनर ने। और कहीं कहीं पर यह कहा जाता है कि पहले ऑटिज्म को कैनर ऑटिज्म के नाम से भी जाना जाता था। अभी भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे कोई इंटरनेट पर कैनर ऑटिज्म इसका नाम दिया गया है। तो इसके कितने नाम हो गए, आप कैनर ऑटिज्म से भी समझ सकते हैं, आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी समझ सकते हैं, आप ऑटिज्म से भी समझ सकते हैं, ऑटिज्म से भी समझ सकते हैं। केवल प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। स्वलीनता, स्वपरायणता और आत्मविमोह। आज इसके ऊपर बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 500 में से एक बच्चे को ऑटिज्म होता है। और यदि पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि हर साल, मैं हर साल की बात कर रहा हूं, हर साल 10 लाख बच्चे ऑटिज्म के शिकार होते हैं। अब आप ये मान के चलें कि कितनी बड़ी जनसंख्या है, और ऑटिज्म के जब बच्चे शिकार होते हैं तो उनके पेरेंट्स को कितनी ज्यादा दिक्कत होती होगी। आप थोड़ा सा केवल इमेजिन करें, और आप इसको और अच्छी तरह इमेजिन तब कर पाएंगे जब आप ऑटिज्म के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ऑटिज्म के अर्थ को इस हिंदी मीनिंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसका है स्वलीनता। स्वलीनता मतलब अपने आप में लीन रहने वाला, दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया से बिल्कुल अलग। या मैं कहूं कि दुनिया कुछ भी कर रही हो, घर वाले कुछ भी कर रहे हों, उसके दोस्त कुछ भी कर रहे हों, उसके पेरेंट्स कुछ भी कर रहे हों, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल अलग एकदम। आप थोड़ा सा उस शाहरुख खान को इमेजिन करें जो माय नेम इज खान में था, और उसको इमेजिन करें और एक बच्चे को इमेजिन करें, तो बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि अच्छा, वो जो शाहरुख खान जैसा जो करते थे वैसे ही वो बच्चा भी करता है।
मतलब कि बिल्कुल लोगों से बिल्कुल अलग, कोई सोशल कम्युनिकेशन नहीं है, किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं है। उसका जो व्यवहार है वो भी बड़ा विचित्र सा है। ऐसे होते हैं आपके ऑटिज्म के बच्चे या ऑटिस्टिक जो भी चिल्ड्रन हैं वो सारे के सारे लोग। इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की बात करें तो 3 तरीके की डिफिकल्टीज इनमें देखी जाती है। और 3 तरीके की डिफिकल्टीज कौन सी हैं? सबसे पहली डिफिकल्टी है वो है आपका सोशल कम्युनिकेशन की। पहली डिफिकल्टी किस चीज की है? सोशल कम्युनिकेशन की। फिर दूसरी डिफिकल्टी किसकी है? जिसको कहते हैं मतलब हम ये आपकी जो रिलेशनशिप है उसको बना नहीं पाते हैं, मतलब फॉर्मिंग रिलेशनशिप मान के चलें, फॉर्मिंग रिलेशनशिप। और तीसरा है इसमें जिसको आप कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। रिपीटेटिव बिहेवियर, थोड़ा सा आप इनको ठीक से समझिएगा। मैंने क्या कहा? डिफिकल्टी इन सोशल कम्युनिकेशन, मैंने अभी अधूरा लिखा है तो आप इसको पूरा कर लेंगे। डिफिकल्टी इन सोशल कम्युनिकेशन, डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप एंड रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। सबसे पहले बात करें सोशल कम्युनिकेशन की, तो देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैं अपनी बात दूसरों से करूं, दूसरों की बात मैं सुनूं, या मैं कहूं कि मैं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करूं। आप समाज में रहते हैं और वो बच्चा भी उसी सोसाइटी में रहता है, तो उस सोसाइटी में उसको अच्छी तरह से रहने के लिए या उसके अच्छी तरह से विकास के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने आस पड़ोस के साथ उसको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। उसे अपनी बात कहनी पड़ेगी, दूसरों की बात सुननी पड़ेगी, और इस तरीके से क्या होगा? एक व्यवहार होगा और वो उस व्यवहार से बहुत सारी चीजें सीखेगा। लेकिन ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या है? डिफिकल्टी इन सोशल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम यह है कि वो आई टू आई कांटेक्ट ही नहीं बना पा रहे। वो अगर बात करेंगे तो आंखें नीची करके बात करेंगे। अगर मैं किसी से बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम, ऐसे कुछ बात करेंगे। मतलब हम बात कैसे करते हैं? आई टू आई कांटेक्ट। और जब भी हम बात करते हैं तो हम एक दूसरे की नजरों में देखते हैं, हम एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन को समझते हैं। लेकिन वो बच्चे फेशियल एक्सप्रेशन को, या मैं कहूं कि वो बच्चे किसी के भी इमोशंस को समझ ही नहीं पाएंगे। और आप भी उनके फेस के इमोशंस को देखने की कोशिश करेंगे तो एक ही तरह के इमोशन, जिसको कहते हैं मोनोटोनस, मतलब आपको ना खुशी देखने को मिलेगी ना ही दुख देखने को मिलेगा, बड़े अलग से, मतलब बिल्कुल जिसे हम कहते हैं फ्लैट इमोशन। फ्लैट मतलब बिल्कुल कोई इमोशन उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहे। वो बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। अगर लैंग्वेज की बात की जाए, क्योंकि बातचीत करने में क्या है? लैंग्वेज यूज करते हैं, चाहे वो गुजराती यूज करें, चाहे इंग्लिश यूज करें, चाहे हिंदी यूज करें, चाहे आप जो लैंग्वेज आप यूज करते हो। लेकिन ये बच्चे लैंग्वेज यूज ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि इसको लैंग्वेज आती नहीं है, लैंग्वेज आ रही है, लेकिन ये बात नहीं कर रहे हैं। और बात नहीं कर रहे हैं और लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, और बोल भी रहे हैं तो बहुत कम बोल रहे हैं तो बड़ा धीमा बोल रहे हैं, और इशारों में बात करते हैं। मैं आप इस इशारों को गलत मत समझिएगा, मैं क्या करूं? पानी, मुझे पानी चाहिए। अब पानी चाहिए तो वो केवल ऐसा इशारा करेंगे, उनको भूख लगी तो वो केवल इशारों में बातचीत करेंगे। अब हम क्या करते हैं? मम्मी पानी चाहिए, मम्मी मुझे भूख लगी है, मम्मी मुझे ये चाहिए। मतलब बच्चों की बात हो रही है तो बच्चे किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, कितना ज्यादा बोलते हैं, कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। यहां पर मस्ती वस्ती नहीं है, यहां पर केवल और केवल अलगाव है, यहां पर केवल और केवल विलगाव है। मतलब सोसाइटी से वो बच्चा बिल्कुल अलग है, वहां पर कम्युनिकेशन है ही नहीं। यहां पर सोशल वर्ड किससे लगाया? सोशल वर्ड इससे लगाया कि हम सोसाइटी में रहे तो सोशल कम्युनिकेशन। अब सोशल कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगर बात करें कि जब आप सोशल कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या डिफिकल्टी आएगी आपके रिलेशनशिप को बनाने में? 100% आएगी, क्योंकि रिलेशनशिप को बनाने में आपको कन्वर्सेशन करना है, रिलेशनशिप को बनाने में आपको कहीं ना कहीं बातचीत करनी है, आपको एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है, आपको एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना है। तब क्या होगा? तब वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो रिलेशनशिप को बना नहीं पा रहे हैं, वो बिल्कुल उदास रहते हैं, वो बिल्कुल उदास रहते हैं। उदास का मतलब उदासीन, क्या हो रहा है कोई मतलब उनके घर में अगर पार्टी भी हो रही है तो उनको कोई मतलब नहीं है।
वहां पर फॉर्मिंग रिलेशनशिप का मतलब ये है कि डिफिकल्टी है उनको रिलेशनशिप को बनाने में। कोई भी रिलेशनशिप मतलब कि उनके कोई दोस्त नहीं रहेंगे, उनके अगर घर कोई फैमिली मेंबर्स, कोई रिश्तेदार कोई भी आएंगे तो उनसे वो बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अब तीसरी बात आती है रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर का मतलब क्या है? बहुत कम रुचि है, बहुत कम इंटरेस्ट है, और व्यवहार भी जो वो कर रहे हैं वो क्या है? वो कुछ सीमित व्यवहार करेंगे, मतलब उन्होंने कुछ व्यवहार चुने हुए हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं वो एक ही प्रोग्राम बार बार देखेंगे। फिर अगर और बात की जाए कि रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर का मतलब है कि खिलौने से खेलना है तो एक ही तरह के खिलौने से खेलना है। वो खिलौनों को चाटते हैं, ऐसा देखा जाता है कि वो खिलौनों को चाटते हैं, वो खिलौनों को भले संभाल कर रखते हैं, और अगर वो खेल भी रहे हैं उस खिलौने से तो वो एक ही तरह से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके व्यवहार में परिवर्तन आप करके देखें। आप उनको कहें बेटा ऐसा नहीं, इसको इस तरह से करो, बेटा ऐसा नहीं खेलते, लेकिन वो क्या है? उस परिवर्तन को पसंद नहीं करते। वो बिल्कुल थोड़े रिजिड हैं अपने व्यवहार को लेकर कि नहीं, मुझे यही इसी रास्ते पर जाना है, मुझे इसी तरह से खेलना है। तो वो क्या कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर। रिपीटेटिव बिहेवियर का मतलब क्या है? रिपीटेटिव बिहेवियर का मतलब है एक ही व्यवहार बार बार करना, एक ही तरह का। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि एक बार उन्होंने अपना सिर दीवार पे भिड़ा लिया तो बार बार उसको भिड़ाते रहेंगे, बार बार उसको भिड़ा। आप एक बार भिड़ाएंगे, दो बार भिड़ाएंगे, वो बार बार उनको मजा आएगा कि उसको भिड़ाते रहेंगे। या अगर हाथ है तो वो ऐसे 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 उसको बार बार करते रहेंगे, या अपने पैरों को हिलाते रहेंगे, मतलब एक ही व्यवहार बार बार कर रहे हैं। और एक ही व्यवहार में अगर लैंग्वेज भी मिल गई, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी दिक्कत है, अब लैंग्वेज मिल गई तो मैंने क्या कहा, पहले बात तो बोल नहीं रहे, लेकिन दूसरा अगर उन्होंने कुछ चीजें सीख ली, मान लिया उन्होंने एक शब्द सीख लिया नल, जिसको आप नल मतलब पानी जिससे आता है, तो नल नल नल, अब बार बार एक ही व्यवहार कर रहे हैं। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि स्वलीनता, मतलब कि आप कुछ भी करें वो बच्चे बिल्कुल अलग हैं, वो दूसरों से मिक्सअप होना नहीं चाहते, वो उस सोशल रिलेशनशिप को एंजॉय कर ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं है कि कैसे एंजॉय किया जाता है। इसे कहते हैं ऑटिज्म या ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। और ऐसे बच्चे अलग अलग कुछ काम करते हैं, कुछ चित्रकारी करते हुए मिल जाएंगे आपको, बस अकेले बैठे बैठे कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, अकेले बैठे बैठे खेलते रहेंगे, ऐसे बच्चे होते हैं। और मैंने अभी कहा कि आप खुद देखें कि डिफिकल्टी जब सोशल कम्युनिकेशन में होगी तो उसका परिणाम क्या होगा? वो रिलेशनशिप को नहीं बना पाएंगे। और एक तीसरी चीज कि रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही तरह का व्यवहार वो बार बार करेंगे। अब इनके पेरेंट्स को आप सोचिए कि इनके पेरेंट्स को कितनी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी इनका असेसमेंट करके, इनको कुछ ट्रेनिंग देकर इनको एक नॉर्मल बच्चों की लाइन में लाने की कोशिश की जाती है। और कभी कभी ये बच्चे बहुत ठीक व्यवहार करने भी लगते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाए कि पूरी तरह ठीक हो जाए तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, कि पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते।